हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से आधुनिक काल में विश्व में नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ। इस टॉपिक से संबंधित एक वीडियो पहले भी अपलोड किया जा चुका है और एक वीडियो इसके बाद अपलोड किया जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा होने के कारण से इसके 3 वीडियो बनाए गए हैं। तो टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप इसके तीनों वीडियो अवश्य देखें। तो आज हम चर्चा करते हैं आधुनिक काल में किस प्रकार से नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ। आधुनिक युग में लगभग सभी देशों में नगरों की उत्पत्ति तथा विस्तार बढ़ता चला गया था। यानी कि जो आधुनिक काल चल रहा है इसमें ऐसा मानते हैं कि विश्व के सभी भागों में नगरों का उद्भव और विकास धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लग गया था। ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और रूस का साइबेरिया वाला भाग अब भी इस समय अविकसित था। यहाँ भी तीव्र गति से परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया था। यानी कि अब तक जो एशिया का उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र, अफ्रीका का कुछ क्षेत्र और रूस का साइबेरिया वाला जो भाग है उसमें अर्बन डेवलपमेंट जो है उसमें इतनी गति या इतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है उसमें भी तेजी से नगरीय विकास होना प्रारंभ हो गया था। जिस चरण से पश्चिमी यूरोप के देश कई शताब्दी पहले गुजरे थे उसी चरण से ये देश अब गुजर रहे हैं। यानी कि जो विकास नगरों का जो डेवलपमेंट है जो अब हो रहा है वो विकास और डेवलपमेंट यूरोप के देशों में पहले ही हो चुका था। यानी कि वो उस चरण से काफी पहले ही गुजर चुके थे। यहाँ हम देख सकते हैं तीनों मैप में उष्णकटिबंधीय एशिया का क्षेत्र, साइबेरियाई रूस का क्षेत्र और अफ्रीका महाद्वीप। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक युग में यूरोप महाद्वीप में किस प्रकार से नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ। यूरोप में नगरीय विकास में नगरों की संख्या में वृद्धि की तुलना में नगरों का विस्तार एवं विकास अधिक हुआ। यानी कि यूरोप में नगरों की जो संख्या है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितना नगरों का एक्सटेंशन, विकास, विस्तार और विकास हुआ। यानी कि नगरों का विस्तार और विकास ज्यादा हुआ, संख्या उनकी कम बढ़ी। औद्योगिक क्रांति आने के पश्चात नगरों में तेजी से परिवर्तन हुआ। यानी कि जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उसके पश्चात में तेजी से नगरीय विकास जो है वो होना प्रारंभ हुआ। अधिकांश नगरों का प्रमुख कार्य विनिर्माण उद्योग बनने लगा तथा नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिससे नगरों के आकार में वृद्धि हुई। यानी कि जैसे ही औद्योगिक विकास हुआ और वहां पर बड़े बड़े निर्माण उद्योग के कारखाने, फैक्ट्री लगने लगी, उसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़े और जनसंख्या का जो पलायन है छोटे जगह से इन औद्योगिक कस्बों की होने लग गया और उसके कारण से नगरों का आकार भी तेजी से बढ़ा और उनकी जनसंख्या है वो भी तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो गई थी। यूरोप में सन 1850 ईस्वी में इंग्लैंड और वेल्स ऐसे प्रथम क्षेत्र बने जहां देश की आधी आबादी नगरों में निवास करती थी। यानी कि 1850 ईस्वी में भी यूरोप और वेल्स जो है उसमें आधी जो आबादी थी देश की वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करती थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भी यूरोप के बहुत सारे जो हिस्से हैं, बहुत सारे भाग है, स्पेशली इंग्लैंड और वेल्स जो है ये काफी विकसित हो चुके थे। इसी समय जर्मनी दूसरा देश था जिसकी आधी आबादी नगरों में निवास करती थी। तत्पश्चात इटली एवं फ्रांस भी इसी श्रेणी में आ गए थे। यानी कि
इंग्लैंड और वेल्स के बाद में जर्मनी, इटली और फ्रांस भी ऐसे देश हुए जिनकी आधी जो आबादी है वो नगरों में या शहरों में निवास करती थी। औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी के रूप में लंदन का विकास काफी तेजी से हुआ। सन 1850 में लंदन की जनसंख्या लगभग 20 लाख से अधिक थी, यानी कि जैसे ही लंदन जो है औपनिवेशिक राजधानी के रूप में विकसित हुआ, उसकी जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी और 1850 में भी लंदन की जनसंख्या है वो लगभग 20 लाख के आसपास थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में पेरिस, बर्लिन, लेनिनग्राड, मॉस्को, वियना आदि नगरों की जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक हो चुकी थी, यानी कि ये जो यूरोप के कुछ बड़े नगर हैं इनकी जनसंख्या भी 19वीं शताब्दी में 10 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में 40 बड़े नगरों में से 27 नगर कोयला खदानों पर स्थित थे। इसी प्रकार जर्मनी के रूर कोयला क्षेत्र में लगभग 40 नगर विकसित हुए, यानी कि इस समय 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है वो बहुत सारे यूरोप के ऐसे नगर थे जो कोयला खदानों के कारण से वहां पर बड़े बड़े विनिर्माण उद्योग लगे और उसकी वजह से नगरों का जो विकास और विस्तार जो है वो तेजी से प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार प्रशासनिक कार्यों, यातायात तथा व्यापार एवं वाणिज्यिक सेवाओं ने भी नगरों के विकास में योगदान दिया, यानी कि इंडस्ट्रियल इकाई के अलावा जो प्रशासनिक कार्य थे, यातायात तथा व्यापार के जो साधन थे, उन्होंने भी नगरों के विकास में बहुत ज्यादा सहयोग किया। 1830 में यूरोप के 29 बड़े नगरों में से 16 व्यापारिक बंदरगाह नगर थे, यानी कि 1830 में भी 16 व्यापारिक बंदरगाह यूरोप में विकसित हो चुके थे। विश्व युद्धों का भी अन्य यूरोपीय नगरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नगरों की जनसंख्या में युद्ध के पश्चात बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई, यानी कि जो विश्व युद्ध हुए उनमें भी यूरोप की जो नगरीय व्यवस्था थी उसमें बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा और जनसंख्या में बहुत तेजी से गिरावट जो है वो होने लगी। युद्ध से प्रभावित नगरों का पुनर्निर्माण भी किया गया, जैसे कोलोन, बर्लिन, वियना, वारसा, प्राग आदि, यानी कि ये जो ऐसे शहर हैं कोलोन, बर्लिन, वियना, वारसा, प्राग, इन नगरों में युद्ध का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया और उसकी वजह से जनसंख्या में भी कमी आई और बाकी नुकसान भी अधिक हुआ, तो उनका पुनर्निर्माण भी बाद में किया गया। अब हम देखते हैं जो यूरोप महाद्वीप है उसमें कौन कौन से देश जो है वो सम्मिलित है, कि किस प्रकार से देश, उनकी राजधानियां और कस्बों की स्थिति है, वो हम इस मैप में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में नगरीय विकास हुआ। जॉन बॉर्चट ने अमेरिका के नगरीय विकास को जल यात्रा युग, लोहा इस्पात युग तथा मोटर युग का नाम दिया, यानी कि जॉन बॉर्चट जो है विद्वान हुए हैं, उन्होंने अमेरिका के नगरीय विकास को लोहा इस्पात युग, मोटर युग और जल यात्रा युग का भी नाम दिया। 19वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी अमेरिका की मात्र 6% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या थी, यानी कि अभी इससे पहले हमने ये देखा कि 1850 ईस्वी में भी यूरोप के बहुत सारे बड़े कस्बे ऐसे थे जिनकी आधी जनसंख्या जो है वो नगरी थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी अमेरिका की जो 6% जनसंख्या है वो केवल नगरों में निवास करती थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग सभी भागों में नगरों का उद्भव हो चुका था, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक चलते चलते उत्तरी अमेरिका के सभी क्षेत्रों में छोटे बड़े नगरों का उद्भव हो गया था।
इस समय में मुख्य रूप से शिकागो, ह्यूस्टन, पोर्टलैंड, मिल्वाकी, डलास, अटलांटा, डेनवर, मिनियापोलिस आदि सम्मिलित, यानी कि ये जो नगर हैं इनका जो विकास है वो काफी तेजी से हो चुका था। ले एनफेंट द्वारा तैयार योजना पर वॉशिंगटन तथा बरहम की योजना पर शिकागो नगर को विकसित किया। कुछ जो नगर नियोजक थे जैसे ले एनफेंट और बरहम, उनकी योजना पर वॉशिंगटन और शिकागो नगरों को विकसित किया गया। सन 1910 में अमेरिका के 70% से भी ज्यादा निग्रो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे, यानी कि जो 1910 तक जो ग्रामीण जनसंख्या थी उसका लगभग 70% जो भाग था वो निग्रो लोगों का हुआ करता था। लेकिन औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण बहुत बड़ी संख्या में इनका स्थानांतरण उत्तरी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्रों की ओर होने लगा था, यानी कि जैसे जैसे औद्योगिकरण एवं नगरीकरण हुआ वैसे वैसे ये लोग जो है उत्तरी पूर्वी जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी ओर इनका पलायन प्रारंभ हो गया था। सामाजिक जीवन में श्वेत तथा अश्वेत समुदाय में भेदभाव के परिणाम स्वरूप अमेरिकी नगरों में गेटो क्षेत्रों का भी निर्माण एवं विकास हुआ। यहां गेटो से तात्पर्य है आमतौर पर ऐसा समूह जो अपराध, गिरोह, हिंसा और अत्यधिक गरीब शहरी जनसंख्या वर्ग से संबंधित रखता था, यानी कि एक तरह से इनको हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से अमेरिका का स्लम वाला जो हिस्सा था जहां पर ये लोग आके निवास करने लग गए थे। इसी प्रकार के उत्तरी अमेरिका में कनाडा में मॉन्ट्रियल, टोरंटो, क्यूबेक, ओटावा आदि नगरों का आकार भी बहुत बढ़ने लग गया था। इनका विकास भी काफी तेजी से होने लग गया था। यहां पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तरी अमेरिका का जो गेटो क्षेत्र है वो देखने में कैसा दिखलाई देता था। यहां पर ये हम देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका मानचित्र कि यहां पर कौन कौन से देश और कस्बे हैं। अब हम देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में किस प्रकार से नगरीय विकास हुआ। मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में नगरों का जन्म एवं विकास आधुनिक काल में माना जाता है, यानी कि जो मध्य अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है उसमें ज्यादातर नगरों का जो जन्म एवं विकास है वो इस आधुनिक काल में ही माना जाता है। इससे पहले के काल में उनका ना ही तो ज्यादातर नगरों का जन्म हुआ था ना ही उनका ज्यादा विकास हो पाया था। स्पेन वासियों ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु यहां पर बहुत से उपनिवेश नगरों की स्थापना की, यानी कि स्पेन से आए हुए लोगों ने यहां पर जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका दोहन करने के लिए बहुत सारे औपनिवेशिक नगरों की स्थापना उस समय की। इनमें मुख्य रूप से एरिका, आइकिक, पोटासी और ऑपरेटो आदि नगरों की स्थापना विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु की गई, यानी कि ये जो नगरों के नाम बताए गए हैं विशेषकर इन नगरों की जो स्थापना है वो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए स्पेन वासियों ने इस समय की। ब्राजील नगर की योजना को वास्तुकार लूसियो कोस्टा ने 1857 में की थी। यह सर्वाधिक नियोजित एवं सुंदर नगर माना जाता है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में हवाना, बोगोटा, साल्वाडोर, सैन जुआन, बेलेम, ग्वाटेमाला, कोर्डेवा आदि नगरों का विकास आधुनिक काल में ही हुआ माना जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में ब्राजील के अलावा हवाना, बोगोटा, साल्वाडोर, सैन जुआन, बेलेम, ग्वाटेमाला
आदि नगरों का विकास भी हो चुका था। यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये मानचित्र हम देख सकते हैं और हमें इससे एक व्यू मिलता है कि यहाँ पर कौन कौन से देश और नगर उस समय स्थापित हो चुके थे। अब हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में किस प्रकार से नगरीय विकास हुआ। एशिया महाद्वीप में औपनिवेशिक काल में प्रशासन, खनन, उद्योग, व्यापार आदि कारकों ने बहुत से नए नगरों को जन्म दिया। चूंकि आधुनिक युग में जो ब्रिटिश शासन है उनके बहुत सारे औपनिवेशिक नगर जो है यहाँ पर विकसित हो चुके थे, तो उन औपनिवेशिक नगरों में प्रशासनिक कार्य, खनन कार्य, उद्योग एवं व्यापार कार्य आदि किए जाने के कारण से बहुत सारे नगरों का जन्म हुआ और उनका विकास हुआ। इसमें मुख्य रूप से मध्य पश्चिम एशिया में अंकारा, बैरूत, पोर्ट सईद, तेहरान, तेल अबीब आदि नगरों का विकास हुआ। इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी एशिया में बैंकॉक, कुआलालंपुर, हो ची मिन सिटी, सैगोन, जकार्ता आदि नगरों का भी विकास हुआ माना जाता है। इसी समय टोक्यो, कैंटन, पेकिंग, हिरोशिमा एवं नागासाकी का बहुत अधिक विकास हो चुका था। द्वितीय युद्ध के पश्चात हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर लगभग पूर्णतः नष्ट हो चुके थे। तत्पश्चात 20वीं शताब्दी में जापानी नगरों का औद्योगिकरण के कारण तेजी से पुनः विकास हुआ। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी जो नगर हैं ये लगभग नष्ट हो गए थे, लेकिन इसके पश्चात 20वीं शताब्दी में पुनः जापानी नगरों में औद्योगिकरण तेजी से हुआ और उसके पश्चात बहुत सारे नगरों का जो विकास है वो भी तेजी से हुआ माना जाता है। आधुनिक काल में भारत के नगरीय विकास को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम ब्रिटिश काल एवं द्वितीय उत्तर स्वतंत्रता काल। यानी कि जो आधुनिक भारत के जो नगर उसको दो भागों में अध्ययन के दृष्टि से बांट सकते हैं, ब्रिटिश काल और उत्तर स्वतंत्रता काल। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक एवं सैन्य कारणों से कई नगरों का विकास तीव्र गति से हुआ माना जाता है कि जो ब्रिटिश शासन था उस समय प्रशासनिक और सैनिक कारणों से बहुत सारे नगरों का जो विकास है वो बहुत तेजी से हुआ। इसी काल में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, लखनऊ, आगरा, हैदराबाद, जयपुर, ग्वालियर, श्रीनगर, बड़ौदा, वाराणसी, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, बरेली, मेरठ आदि नगरों का अधिक विकास हुआ। यानी कि ब्रिटिश शासन में ये जो नगर हैं इनके विकास में भी बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। इसी प्रकार ब्रिटिश काल में विश्वविद्यालयों की स्थापना से भी कई नगरों का विकास तेजी से हुआ, जैसे अलीगढ़, वाराणसी, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, दिल्ली, रुड़की आदि। यानी कि ब्रिटिश शासकों ने इन नगरों में नए यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसके कारण से नगरों का जो विकास है वो तेजी से होना प्रारंभ हुआ। सैनिक छावनियों की स्थापना से कैंट नगरों का काफी विकास हुआ, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई, आगरा, कानपुर, अंबाला, लुधियाना, इलाहाबाद आदि मुख्य है। यानी कि सैनिक छावनियों के विकास के रूप में बहुत सारे कैंट नगरों की भी स्थापना ब्रिटिश शासकों ने उस समय की। पहाड़ी भागों में भी अनेक नगर बसाए गए, जैसे दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला, गुलमर्ग आदि। इसी प्रकार से ब्रिटिश शासकों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी भागों में भी बहुत सारे नगरों की स्थापना की, जिससे
पर्यटकों को काफी बढ़ावा मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रशासनिक नगरों के रूप में चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, इम्फाल, कोहिमा आदि नियोजित नगर बसाए गए। यानी कि आजादी के बाद में बहुत ही सुनियोजित तरीके से चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, इम्फाल, कोहिमा आदि नगरों को बसाया गया। इसी प्रकार से औद्योगिक नगरों के रूप में मोदी नगर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, विशाखापट्टनम, बरौनी, अंकलेश्वर आदि नगरों का विकास भी किया गया। यहां पर हम ये देख सकते हैं एशिया महाद्वीप का मानचित्र कि इसमें कौन कौन से देश और कौन कौन से बड़े महानगरों का विकास हुआ। अब हम अध्ययन करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नगरीय विकास का। ऑस्ट्रेलिया में नगरीय विकास 19वीं शताब्दी में अधिक माना जाता है, यानी कि जो 19वीं शताब्दी है उसके बाद ही वहां पर नगरों का जो विकास ज्यादा माना जाता है। पूर्वी एवं दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्रों में सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, न्यूकैसल, एडिलेड आदि नगरों का विकास हुआ। यानी कि जो पूर्वी और दक्षिणी जो तटीय भाग है उनमें बहुत सारे नगरों का विकास हुआ माना जाता है। इसी प्रकार न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च नगरों का विकास भी किया गया। यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो मानचित्र है वो हम देख सकते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं अफ्रीका में नगरीय विकास का। अफ्रीका में नगरीय विकास यूरोपियन लोगों के द्वारा सामरिक एवं प्रशासनिक खनिजों के दोहन एवं वन संसाधनों के उद्देश्य से स्थापित किया गया। यानी कि जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने खनिजों के दोहन और वहां पर जो उपलब्ध वन संसाधन थे और प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत सारे नगरों का विकास किया और अपने औपनिवेशिक नगरों की स्थापना वहां पर की। सन 1886 में खनिज नगर के रूप में जोहान्सबर्ग नगर की स्थापना की गई थी। तत्पश्चात डरबन एवं केपटाउन नगरों की स्थापना तटीय भागों में औपनिवेशिक नगरों के रूप में की गई। यानी कि 1886 में जोहान्सबर्ग और उसके पश्चात में डरबन और केपटाउन नगर की स्थापना भी वहां पर औपनिवेशिक नगरों के रूप में की गई। इसके अलावा यूरोपीय लोगों के द्वारा डकार, लागोस, सेंट लुइस, कंपाला, नैरोबी, अल्जियर्स, खार्तूम आदि नगरों की स्थापना अफ्रीका महाद्वीप में की गई। अकाल, प्राकृतिक आपदाओं, औद्योगिक पिछड़ापन के कारण इस महाद्वीप में नगरीकरण का विकास बहुत तेजी से एवं ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण से नगरों का जो विकास दूसरे महाद्वीपों में हुआ था वैसा यहाँ पर नहीं हो पाया। यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप का जो मानचित्र है वो हम देख सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से विश्व के अलग अलग महाद्वीपों में या अलग अलग भागों में आधुनिक काल में नगरों का विकास हुआ। और इसी के साथ में ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो का अपडेट जानने के लिए, अपडेट मिलने के लिए बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। और मेरे इस YouTube चैनल का नाम है ज्योग्राफी विद शेख। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो टॉपिक है आधुनिक काल का, इसका जो तीसरा जो वीडियो है उसको भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद, थैंक यू।